नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल SBCL अंडाल में। तो मैं आज आपको क्लास 10 CBSE बोर्ड का जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उनके इंग्लिश में PDF को शेयर करके पढ़ा रहा हूं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो, क्योंकि मैंने इसमें पूरा कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। अगर आप ये वीडियो शुरू से आखिरी तक देख लेंगे तो उम्मीद है आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी। तो आप न्यूमेरिकल्स को भी बना पाएंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं और जनरली स्टूडेंट्स जो है फॉर्मूला को याद रखते हैं और उस पर जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप इन डेप्थ उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको नहीं समझने के कारण बना पाने में आपको जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। साथ ही साथ अगर और भी किसी बोर्ड एग्जाम्स में, जैसे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड या और भी किसी स्टेट बोर्ड के सिलेबस में अगर ये इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है, तो लगभग मैंने देखा है कि सारे जो टॉपिक्स हैं और जो भी उसमें सिलेबस कवर किया गया है ऑलमोस्ट सेम है। इलेक्ट्रिसिटी में सारे लगभग सेम हैं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगा, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। तो हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, तो मैं जो है स्क्रीन से हट के पढ़ाऊँगा और इसके बाद जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको स्क्रीन पे वापस आकर पढ़ाऊँगा। तो बने रहिएगा दोस्तों शुरू से आखिरी तक। बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ये चैप्टर है और पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल है। तो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरली अगर आप एक तार ले लेते हैं, जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, तो उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है ना। अगर हम एक नॉर्मल कंडक्टर ले लें, मान लीजिए हमने एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? एक मेटेलिक वायर है, जो धातु का बना हुआ मेटल का एक वायर है, तार है, इसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं, है ना, उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम जो है सोडियम लेते हैं, सोडियम Na+। तो ये जो Na+ हम लोग लिखते हैं ना, दरअसल सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 11। अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 1। तो ये जो लास्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है, यही 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है? फ्री रहता है और जरा सा भी अगर इसे बाहर से एनर्जी मिल जाए तो ये जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये बाहर निकल जाता है और एटम को छोड़कर चला जाता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह अगर आप मैग्नीशियम को देखेंगे, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, कन्फिगरेशन करेंगे तो 2, 8 और 2 होता है। देखिए बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा भी अगर एक्सटर्नल साइड से इसे एनर्जी मिल जाएगी तो ये जो अपना आउटर मोस्ट सेल है इसको छोड़कर बाहर चला जाएगा, यानी कि जो मेटल है वो मेटालिक एटम है उससे बाहर चला जाएगा। तो जितने भी एटम्स होते हैं, मतलब मेटालिक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके जो लास्ट सेल होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा जितने भी मेटल्स होते हैं उसके जो लास्ट सेल होते हैं उसमें 1, 2 या फिर 3 यही इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या 2 या फिर 3, ठीक है। तो वो मेटल्स के कैटेगरी में आते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं आप ये कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ देने वाले होते हैं, क्योंकि उनको अगर ऑक्टेट प्राप्त करना है, अगर अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करना है, तो फिर उसे जो उनका लास्ट वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है 1, 2 या फिर 3, इसे ये छोड़ देंगे। तो इसीलिए दोस्तों इसे गुड कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर का मतलब यही हुआ कि उसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करते हैं इजीली, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो कर सकता है, यानी कहने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है।
तो जो करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें अच्छा से फ्लो कर जाएगा, इजीली फ्लो कर जाएगा, वो गुड कंडक्टर है। और जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अच्छा से फ्लो नहीं करेगा तो उसे हम जनरली बैड कंडक्टर कहते हैं। अगर जिसमें एकदम ही नहीं होगा तो उसे इंसुलेटर कहते हैं। तो ये जो है ध्यान रखिएगा कि जो कंडक्टर हैं यानी कि जो मेटालिक वायर है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ये आपको मान लेना होगा। लेकिन अगर नॉर्मली आप एक वायर ले लेंगे और उसको इसी तरह से रखे रहेंगे तो उसमें अगर आप उसको एक्सटर्नल साइड से एनर्जी देंगे या बाहर भी रख देंगे ना तो उसमें भी जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है ना। मान लीजिए आप एक तार ले लेते हैं, ये एक वायर है। ठीक है, इसका ये इंड को हम मान लेते हैं कि ये ए इंड है और इसको हम मान लेते हैं कि बी इंड है। ठीक है। तो दोस्तों ये जरूर से जरूर ध्यान रखिएगा कि इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव करेंगे, यानी कि इसके अंदर में भी जो है सैकड़ों इलेक्ट्रॉन, हजारों इलेक्ट्रॉन हैं और ये भी जो है रैंडम मोशन उसके अंदर करते रहते हैं। क्योंकि बाहर से अगर उसे थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाए तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं ये एटम को छोड़ के निकल जाते हैं। तो जब एटम को छोड़ के निकल जाएंगे तो इधर उधर मूव करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, है ना। तो कोई भी कंडक्टर में अगर एक्सटर्नल एनर्जी मिल जाए, चाहे वो हीट के फॉर्म में मिल जाए या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिल जाए, कैसे भी अगर उसको एक्सटर्नल साइड से एनर्जी मिल जाती है तो ये जो लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन है ये बाहर निकलकर घूमने लगते हैं। ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना उसको हम एक थोड़ा बड़ा तस्वीर करके दिखाते हैं। इस ये जो आपको वायर दिखाया गया है हम इस वायर को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और उसका एक माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं कि माइक्रोस्कोप से देखने पर या फिर ऐसे उसके अंदर में एक्चुअल में क्या होगा। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस तरफ मूव करेंगे। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा भी होगा जो इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मान लीजिए कि सोडियम से इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम क्या हो जाएगा, सोडियम एक Na+ हो जाएगा। यानी कि इसका जो अब ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आयन है ये पॉजिटिव आयन है और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो जैसे ही वो एक एटम से निकल के दूसरे की तरफ जाएगा और मान लीजिए कि वो इस तरह का एक उसका पॉजिटिव चार्ज है यानी कि वो जो है कैटायन है, तो जाहिर सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव चार्ज होते हैं तो वो इसके तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। ठीक है। तो इससे टकराते हैं। इनका जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस ये जो आयंस है ना, इन आयंस के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं ये टकराते रहते हैं। इनका क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो जब रास्ते में जाते हैं तो इनसे टकराते हैं। कभी कभी जो है वो उल्टा डायरेक्शन में वापस आ जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कहने का मतलब यही है कि वो रैंडम मोशन करते हैं। जरा सा देखिए, इसके मोशन को मैंने दिखाने की थोड़ी सी कोशिश की है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये रैंडम मोशन करते हैं। ये किधर भी मोशन कर सकते हैं। समझ लीजिएगा ये सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये किसी भी डायरेक्शन में जो है मोशन कर रहे होंगे, किसी भी डायरेक्शन में। कोई इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। जो अंदर में इलेक्ट्रॉन है इस मेटेलिक वायर का, वो रैंडम मोशन कर रहे होंगे। ये ध्यान रखना है कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहे होंगे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसमें अगर एक वायर है और हम उसे धूप में रख देते हैं, सनलाइट में रख देते हैं, तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा अंदर में, तो आपका आंसर होगा हाँ, कर रहा होगा। लेकिन वो कैसा मोशन कर रहा होगा, रैंडम मोशन, इधर उधर वो मूव कर रहे होंगे कंडक्टर के अंदर। लेकिन जब हम उसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जब हम उसे इन दोनों तार के जो टर्मिनल्स हैं यानी कि इसके जो एंड पॉइंट हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल। तो इसके टर्मिनल्स को जब हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए हमने एक सेल लगा दिया, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। मान लीजिए ये इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। हम इसी तरह से आपको दिखा रहे हैं केवल। तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। इसका मतलब यह है कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं
तो जो इलेक्ट्रॉन है जो कि पहले रैंडम मोशन कर रहे थे वो अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है। ऐसा क्या रीजन है? ठीक है, तो एक सेकेंड दोस्तों, मैं इंटर রাখা আছে। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जो बैटरी है वो कुछ तो इस तरह से एक ऐसा काम कर रहा है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने लग रहा है ना? तो पहले इसी बात को आपको समझना है। इनिशियली अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा कि किस तरह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और क्यों करता है, तो फिर आगे आपको बहुत जो है आसानी होगी बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में। ठीक है, तो मैं इस तरह से आपको एक यहाँ पर ये तस्वीर दिखा रहा हूं। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक वाटर फ्लो करता है, ठीक है? जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि एक पाइप है, ठीक है? पाइप में क्या किया गया है कि एक जो है पानी को भरा गया है। पानी भरकर जो दोनों लड़के हैं ना, इनकी हाइट सेम है, दोनों सेम हाइट के हैं और उन्होंने एक इक्वल हाइट पे, यहां देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम हाइट पर जो है उन्होंने क्या किया हुआ है कि उसे पकड़ के रखा हुआ है, सेम हाइट पर है। जो अगर आप धरती से अगर उसकी ऊंचाई देखेंगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो उसके टर्मिनल पॉइंट है वो दोनों सेम हाइट पर है। तो सेम हाइट पर होने के कारण क्या होता है कि उसमें जो है इक्वल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। यानी कि मान लीजिए आप जानते हैं कि अगर हम जो है कोई भी चीज को अगर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट उठाते हैं, ये वाला तस्वीर आप एक देखिए कि हम लोग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, अगर ये जो हमारा अर्थ है, अगर इसके ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ क्या है, कोई भी चीज को नीचे की तरफ खींची हुई है ना, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट द ग्रेविटी उठाकर ले जा रहे हैं, जैसे कि इस तरह से ले जाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली हमें वर्क करना होगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना होगा? अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ काम कर रही है, हर चीज को जो है वो नीचे की तरफ खींच रही है। तो हमें अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करना होगा। इसके लिए हमें कुछ वर्क करना होगा और यही वर्क, ये जो बॉल है, इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड रहेगा। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड है, अगर आप जैसे ही इसको छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो ये जो है धीरे धीरे करके जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने लगेगा और ठीक धरती से जब टकराएगी उसके पहले फुल्ली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बात यही है दोस्तों कि आप इस बात को समझिए कि जब कभी भी हम ग्रेविटी के अगेंस्ट किसी वस्तु को उठा करके ले जा रहे हैं तो हमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है और यही किया गया काम एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो जाता है। चूंकि ये ग्रेविटी के कारण होता है, इसीलिए हम इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप अगर इलेक्ट्रॉन को देखें, मान लीजिए ये एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉन है जिसे अर्थ के रूप में दिखाया गया है। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन बड़ा और छोटा ऐसा नहीं है, ये केवल अर्थ की तरह ट्रीट करिए कि ये जैसे अर्थ था ये भी अर्थ है। तो इसमें क्या होगा कि आप जानते हैं कि एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में जो फोर्स लगता है वो अट्रैक्टिव होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये अर्थ की तरह इसे दिखाया गया है नेगेटिव चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इससे ऊपर ले जाया जाए, है ना, पॉजिटिव चार्ज को, तो आप जानते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये उसको किधर खींचेगा? नीचे की तरफ खींचना चाहेगा, है ना, नीचे की तरफ खींचना चाहेगा। लेकिन अगर आप इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट इसको उठा के ले जाना चाहेंगे तो फिर आपको वर्क करना होगा और जो वर्क आप करेंगे वही वर्क इसमें क्या होगा? एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। लेकिन चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक है उसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट आपने ऑब्जेक्ट को उठाया है और उसके कारण ये पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हुई है या बनी है, इसीलिए इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
इस केस में ग्रेविटी के अगेंस्ट हुआ था जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए इसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहे थे, और यहां पर हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नाम देंगे। तो अभी आपको ये साफ साफ समझ लेना है कि अगर आप कोई भी फोर्स के अगेंस्ट अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उस जैसे कि खास करके यहां पर दो चीजें यहां दिखाई गई हैं, एक ग्रेविटेशन और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट आप काम करके वहां पे ले जा रहे हैं, यही जो है इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगी, और फिर जब आप इसे रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वो तुरंत जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह की यहां पे हम लोग छोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिरने लगता है, और धीरे धीरे करके काइनेटिक एनर्जी में जो ये पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होने लगता है। ध्यान रखिएगा कि इसका नाम पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए पड़ा बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू डू सम वर्क। यानी कि इसे पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक पोटेंशियल होता है, इसमें एक चांसेस होता है कि ये जैसे ही छोड़ा जाएगा या जैसे ही इसको रिलीज कर दिया जाएगा तो ये कुछ काम कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल। हम बोलते हैं ना कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अगर आप अच्छा से पढ़ाई करें तो आपका ब्रेन बहुत अच्छा है। दैट मीन्स कि अगर आपने उस चीज को अपनाया, आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की, मन लगाकर पढ़ाई की, तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव द पोटेंशियल। ये पोटेंशियल आपके अंदर ही है, हिडन फॉर्म में है, ठीक है, बस केवल उसको ये करना है तो आप वो कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह इसमें जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए इसे नाम दिया गया है बिकॉज इट हैज द पोटेंशियल टू डू सम वर्क। ये कुछ काम कर सकता है। जैसे कि अगर यहां पर आप ये जो बॉल जब गिरती है तो आप देखिए कि जिस जगह पे वो गिरेगी वो जगह थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, साउंड एनर्जी निकलेगी, है ना। तो यानी कि एक एनर्जी दूसरा फॉर्म में यहां पर कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअल में वही काम है, काम करने से ही तो एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ न कुछ करने का, काम करने का ये हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप, हमें तो मेनली ये वाला समझना है कि अगर आप जो है किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कि कहने का मतलब है कि इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसके अगेंस्ट अगर आप किसी चीज को उठा के ले जा रहे हैं, तो आपको इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, तो आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और जो आप काम करेंगे वही काम जो है इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगी। तो दोस्तों, यहां पर मैं बार बार आप करके बता रहा हूं कि आपको काम करना है, लेकिन ये जो काम है ये आप नहीं बल्कि बैटरी करता है। तो मेनली बैटरी का काम यही है कि वो जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको किस तरह से जो है सेपरेट करता है, मतलब अलग जगह पर कर देता है। एक जगह पॉजिटिव चार्ज बना देगा, एक जगह नेगेटिव चार्ज बना देगा, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि आखिर बैटरी क्या करता है। जैसे मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, ये वायर है, हमने वायर को बड़ा करके दिखाया है ताकि आपको समझ में आए। ये वायर है, ठीक है, वायर को मोटा करके दिखाया है ताकि आपको जो है समझ में आए। तो जब नॉर्मल कंडीशन था, जब हमने बैटरी नहीं लगाई थी, ठीक है, जब हमने इसे बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, तो मान लीजिए कि ये जो इसका पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, मतलब जो इन पॉइंट है इसे हम लोग टर्मिनल कहते हैं, ठीक है, टर्मिनल ऑफ द कंडक्टर। तो ये जो टर्मिनल्स हैं, यानी कि जो इसके छोर बिंदु हैं, किनारे हैं बोल सकते हैं आप, तो यहां पर जितना इलेक्ट्रॉन होगा, हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह दिखा देते हैं, लगभग इस पॉइंट पे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही था। मान लीजिए यहां पर 1 लाख इलेक्ट्रॉन थे तो यहां पर भी 1 लाख इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था। दोनों दोनों एंड पॉइंट्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कोई डिफरेंस नहीं था। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको जो है एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, मान लीजिए कि हम लोग उसको अब एक बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ये देखिए, अगर इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट होता है और ये नेगेटिव, यानी कि ये, इसको हम लोग एनोड और इसको कैथोड कहते हैं। मान लीजिए कि जब हम लोग उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो ये वाला छोर होता है, जो बैटरी का ये जो प्लेट होता है नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये जो नेगेटिव वाला प्लेट है ना, दरअसल ये जो छोर है, यही छोर अब आपका यहाँ, क्योंकि ये भी तो वायर ही है, वायर से कनेक्ट करते हैं हम लोग,
तो इसका जो एंड पॉइंट है वो अब यहां पे आ गया एक तरह से ये प्लेट के पास। तो ये जो नेगेटिव प्लेट है ना, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन इकट्ठा यहां पे बहुत सारे हो जाते हैं तो ये वाला जो प्लेट है ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो आपने एक तरह से जो तार लिया था, जो कंडक्टर था, उसमें एक साइड पे प्लस प्लस हो जा रहा है। ये कहने का मतलब ये है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और एक तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो क्या हो रहा है कि दोनों ही छोर पर, दोनों ही जो उसके इन पॉइंट्स है, उसमें इलेक्ट्रिक प्रेशर का डिफरेंस आ जा रहा है दोनों ही छोर पर। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि अगर आप बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को एक साथ अगर रखेंगे, मान लीजिए बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक साथ रखेंगे, जैसे कि हम यहां पर रख रहे हैं बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को एक साथ, तो वो तो आपस में एक दूसरे को रिपल्स करेंगे ना, वो तो सेम चार्ज है। तो सेम चार्ज होने के कारण क्या होगा, वो एक दूसरे को धक्का देंगे, रिपल्स करेंगे। इसीलिए यहां पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को धक्का देंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जाना शुरू कर देगा, क्योंकि इधर में नेगेटिव चार्ज है और इधर में पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव जो है नेगेटिव को अट्रैक्ट भी करेगा, ये भी एक रीजन है। तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो अगर आप सर्किट को देखें, ये एक सर्किट है जिसे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा, क्योंकि ये क्लोज्ड पाथ है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है आप देख सकते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे जाएगा दोस्तों, वो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। यानी कि हम आपको इसको अलग कलर से दिखा देते हैं, ये जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, लेकिन जो करंट जाएगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, इस डायरेक्शन में, इसके उल्टा जाएगा। जो करंट जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। और ये ध्यान रहे कि ये कोई एक्चुअल करंट नहीं है, ये कन्वेंशनल करंट है। ऐसा कन्वेंशन है, ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हम लोग इसको हायर पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है, प्लस को, और इसको हम लोग लोअर पोटेंशियल कहते हैं। मैं आपको इसको समझाऊंगा, क्योंकि आगे चल के भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी बहुत, कि कंसेप्ट जो आपका है क्लियर होगा कि इसको हायर पोटेंशियल प्लस वाले को और इसको जो है लोअर पोटेंशियल क्यों कहते हैं, कि क्यों ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं, ये जाता है। ठीक है, क्या मतलब जो है रीजन है, तो एक्चुअली में जब पहले इलेक्ट्रॉन का खोज नहीं हुआ था, पहले तो लोग जानते ही नहीं थे कि एटम भी डिविजिबल है, मतलब एटम के अंदर भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, बाद में जब इलेक्ट्रॉनों का आविष्कार हुआ, पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वो कभी मूव नहीं करते हैं। लेकिन पहले ऐसा माना जाता था कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज ही मूव करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उसी के कारण जो है इलेक्ट्रॉन माने करंट, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। तो इसीलिए कहा जाता था कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है। लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ तो एक्चुअल में पता चला कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो फिर क्या किया जाए, तो एक कन्वेंशन हुआ, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट ने जो है ये माना कि हम लोग ऐसा करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ऐसा मान लेते हैं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, ये वाला। लेकिन जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम जैसा चल रहा था नियम वैसा ही छोड़ देते हैं, यानी कि अगर हम उसे बोल देते हैं कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएगा। बस यही स्टूडेंट्स को याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, लेकिन जो करंट है जिसे हम कॉन्वेंशनल करंट कहते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉन्वेंशनल करंट, क्योंकि ये कॉन्वेंशन है, एक्चुअल बात नहीं है ये। एक्चुअल बात तो यही है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नेगेटिव से पॉजिटिव जानी चाहिए, लेकिन हम उसे नहीं मानते हैं। हम लोग कॉन्वेंशन के अकॉर्डिंग मानते हैं कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है।
ठीक है? तो ये ज़रूर हम आपको समझाएँगे कि ये पॉज़िटिव जो टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, ऐसा क्यों है? देखिए, इसके लिए आपको यहाँ पर अच्छा से समझना होगा थोड़ा-सा कि क्या जो है रीज़न है, ठीक है? ये हम आपको फुल स्क्रीन करके दिखाते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अगर हमने एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रखा, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिएगा। पोटेंशियल को पहले समझ लीजिए कि पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, ठीक है? मान लीजिए आप एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे रखे हैं प्लस क्यू, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है? तो आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है? ये हालांकि क्लास 10 का बात नहीं है, लेकिन जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आगे आपको चीजें समझने में दिक्कत होगी। छोटा सा है, समझ लीजिएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हमने अर्थ को देखा था, तो अर्थ के चारों तरफ भी तो ये जो अर्थ हमारा था, इसके चारों तरफ भी तो एक फील्ड है ना उसका, जिसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं, है ना? क्योंकि इसके इसके तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ये जो फील्ड है, ये फील्ड कैसे होता है? ये फील्ड है अंदर के तरफ जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ वो खींच रही है, जो हमारी अर्थ है, कोई भी ऑब्जेक्ट को खींचे, यानी कि इसके फील्ड में आने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट इस तरफ अट्रैक्ट होगा। इसे ही फील्ड कहते हैं। फील्ड का मतलब है कि एक इनविजिबल जो है एरिया है, जिसके अंदर जाने पर ये एक फोर्स फील करेगा। तो ये जब अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा है तो इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मतलब एक दूसरे को धक्का भी दे सकते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों में। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी रिपल्सन होगा, है ना? तो इसी चीज को यहां पर आपको जो है समझना है कि किस तरह से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम करता है। तो जैसे ही आप यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्लस क्यू अगर आप रख देंगे, मान लीजिए, तो इसके चारों तरफ क्या होगा? एक फील्ड जनरेट होगा, एक फील्ड जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये है, जनरली ये माना जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, मतलब उससे बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है? पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलता है दोस्तों? बाहर की तरफ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बाहर की तरफ है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक फोर्स है जो इसके चारों तरफ बाहर से लग रहा है, यानी कि वो यहां से जो फील्ड है वो आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है। अब एक मान लीजिए कि आप इंफिनिटी से एक प्लस क्यू चार्ज को, एक स्मॉल चार्ज है, छोटा सा चार्ज है, ठीक है? इसे टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। तो मान लीजिए एक छोटा सा चार्ज जो कि टेस्ट चार्ज को आप लेके जा रहे हैं, और इतना छोटा है ये कि मान लीजिएगा कि इसका जो अपना फील्ड है वो नहीं है। हालांकि ये भी प्लस चार्ज है तो ये भी अपना एक फील्ड बनाएगा, लेकिन आपको मान लेना होगा कि ये फील्ड नहीं बनाएगा क्योंकि बहुत छोटा चार्ज है, नेग्लिजिबल चार्ज है। तो अगर आप इस चार्ज को इस प्लस क्यू के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, ये भी प्लस क्यू है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, रिपल्स करेंगे। तो जरा सा सोचिए, ये जो चार्ज था प्लस क्यू, और ये जो छोटा सा चार्ज आप लेके जा रहे हैं प्लस क्यू, अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये जो है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है जो बड़ा वाला, ये तो फोर्स इसको इस डायरेक्शन में देगा, धक्का देगा, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। तो जब ये धक्का देगा, इसको जब ये रिपल्स करेगा, तो आपको अगर इधर से इसको ले जाना है, ये जो छोटा क्यू है, जो स्मॉल प्लस क्यू चार्ज है, अगर आपको इधर ले जाना है तो फिर आपको इस पर काम करना होगा। इस ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है इसके अगेंस्ट आपको जाके काम करना होगा, है ना? ये रिपल्स कर रहा है ना, ये तो धक्का देगा क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। जब आप इसको लेके आइएगा तो ये आपको काम करना पड़ेगा। तो वही जो काम आप करेंगे, एक्चुअली में एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं। जो एक्सटर्नल एजेंट जो काम करेगा, है ना, वो आप भी हो सकते हैं, बैटरी भी हो सकता है। तो जब आप काम करेंगे तो क्या करना होगा? आपको अपनी एनर्जी लॉस करनी होगी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी ना क्रिएट हो सकता है ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो मान लीजिए जब आप इसको धक्का देंगे, काम करेंगे, तो इसमें जो ये एनर्जी है ना, स्टोर होके रह जाएगी। ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो मान लीजिए ऐसा ऐसा करके आप बहुत सारे चार्जेस को यहां पर लेकर के आएंगे, और भी इस बार
एक दूसरा प्लस क्यू को लेकर के आप यहां जाएंगे। तो सोचिए, पहले जो ये फील्ड जनरेट हो रहा था ये केवल एक क्यू के कारण हो रहा था। अब ये छोटा वाला क्यू है, ये भी थोड़ा सा अपना फील्ड जनरेट करेगा, है ना। तो इस तरह से करके अगर यहां बहुत सारे प्लस चार्ज हो जाएं, हम इसी तरह समझा रहे हैं, बहुत सारे अगर प्लस चार्जेस हो जाएं तो ये जो फील्ड है ये और भी स्ट्रांग होता जाएगा, और भी स्ट्रांग होता जाएगा। तो जब आप कोई चार्ज को उसके पास लेकर के आएंगे तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन भी बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि आपको इसके सामने लाने के लिए वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो इसका जो एनर्जी होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, जब आप इसको लाएंगे तो ये बहुत ही ज्यादा होगा, है ना। इस जगह का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा होगा। इस वजह से इसे हम हायर पोटेंशियल कहते हैं, क्योंकि इसमें हायर जो है एनर्जी यहां पर है, मतलब ये हाई एनर्जी स्टेट है यहां पर। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे, हायर पोटेंशियल। अगर आप नेगेटिव को देखें, है ना, अगर आपने यहां पर जैसे प्लस क्यू लिया था, आप मान लीजिए कि आप यहां माइनस क्यू लेते हैं, ठीक है। आप अगर जैसे यहां पर आपने प्लस क्यू लिया तो यहां देखिए क्या हुआ था, ठीक है। ये जो है एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो इस पर फोर्स लगेगी, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, लेकिन आपको फोर्स अप्लाई किधर करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, यानी कि अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो जो एनर्जी है वो आपको बिल्कुल जो है इसमें एनर्जी स्टोर होके रहेगी। आप ये भी फॉर्मूला देख सकते हैं, क्योंकि जो वर्क का फॉर्मूला होता है क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ एस, है ना। कॉस थीटा होता है, हम कॉस थीटा नहीं ले रहे हैं, डायरेक्शन को सीधा हम पकड़ ले रहे हैं कि वो 0 डिग्री पे है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो मान लीजिए कि एफ एस है। अब जरा सा सोच के देखिए, अच्छा लिख ले ही लेते हैं, एफ एस कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स है। ध्यान रखिए कि जिस तरफ आप फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरफ आपका एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप उसको तो धक्का देके ला रहे हैं ना, तो जिस तरफ आप फोर्स को लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है। यानी कि जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में है, और जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जिसे हम एस कहते हैं वो भी इस डायरेक्शन में है। इसीलिए ये क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा जो होगा, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। 0 डिग्री, क्योंकि आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में जब फोर्स भी इधर ही लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो थीटा का वैल्यू क्या होता है, 0 डिग्री। और आप जानते हैं कि कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहां पर जो काम होगा वो प्लस एफ एस होगा, कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस मान लीजिए, यानी कि पॉजिटिव वर्क होगा। इसीलिए इसे हायर पोटेंशियल पे कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ज्यादा एनर्जी, यहां पे जो एनर्जी स्टेट है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसे हम हायर पोटेंशियल कहते हैं। अब लोअर पोटेंशियल को हम लोग समझते हैं कि नेगेटिव का क्या है। जरा सा सोचिए कि यहां पर जो है नेगेटिव चार्ज है, मान लीजिए, है ना। तो नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, फील्ड जो है इनवर्ड होता है। फील्ड कैसा होता है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड, अंदर के तरफ होता है, जो फील्ड है वो अंदर के तरफ होता है। तो जब आप एक प्लस चार्ज को लाएंगे छोटा सा, जिसे हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो ये क्या होगा, ये जो नेगेटिव वाला है ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो यानी कि जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, फोर्स एक्चुअल में जो है, जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है ना, अंदर के तरफ, इधर के तरफ। लेकिन अगर आपको इसको धीरे धीरे करके लाना है जिससे कि उसमें एक्सेलरेशन ना हो, है ना, इतना इतना स्लोली लाना है कि उसमें एक्सेलरेशन ना हो, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन होगा तो आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसका लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ये बातें थोड़ी अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि आपको एकदम स्लोली लेके जाना है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको कैसे ले जाना है, एकदम स्लोली, मतलब समझ लीजिए यूनिफॉर्म मोशन के साथ एकदम धीरे 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 करके ले जाना है इधर। तो जब आप धीरे धीरे करके ले जाएंगे, जितना करीब आप आते जाएंगे इतना जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। तो यानी कि आपको जो है फोर्स है इस डायरेक्शन में अप्लाई करके रखना होगा, उसको खींच के रखना होगा, है ना, अपनी तरफ। तो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट जो है, मान लीजिए वो आप हैं या बैटरी है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर हो रहा है, इधर। यानी कि दोनों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का, 180। तो आप जानते हैं कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 180
तो 180 का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो इसीलिए माइनस Fs हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये बता रहा है कि इसमें जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव वर्क डन होता है, इसीलिए ये लोअर एनर्जी स्टेट है ना, लोअर एनर्जी स्टेट है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो जब कभी भी हम लोग बैटरी बनाएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा आप समझ लीजिएगा कि ये हायर पोटेंशियल पे है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा वो समझ लीजिएगा कि ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि क्यों हम लोग पॉजिटिव जो प्लेट है बैटरी का उसको हायर पोटेंशियल कहते हैं, और क्यों हम लोग नेगेटिव चार्ज पे जो रहता है नेगेटिव प्लेट उसको लोअर पोटेंशियल कहते हैं। एक ही रीजन है, याद रखिएगा। हायर पोटेंशियल का मतलब हो गया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसका एनर्जी स्टेट बहुत ही ज़्यादा है, और नेगेटिव का मतलब है यहाँ पर एनर्जी स्टेट बहुत कम है, इसीलिए लोअर पोटेंशियल है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जब इलेक्ट्रॉन को आप एक साथ रख देंगे तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, धक्का देंगे, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस तरफ निकल के फ्लो करने लगती है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, जैसा कि अभी मैंने बैटरी में यहाँ पर आपको दिखाया। जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में जाने लगते हैं। रीजन एक ही है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जब ये हो जाएगा तो ये हो जाए। तो आप सोचिए कि मैंने आपको बताया कि यहां पर जो वर्क आप कर रहे थे, ठीक है, कि सारे जो भी यहां पर ये जो है यहां पे बता रहे थे कि ये जो पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव से अगर आप नेगेटिव में लेकर के आ रहे थे तो आपको क्या करना पड़ रहा था, आपको फोर्स लगाना पड़ रहा था। फोर्स लगाने का मतलब है कि आपका लॉस ऑफ एनर्जी होगा, है ना। तो बैटरी भी यही काम करता है, ठीक है, बैटरी भी यही काम करता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट करता है। क्या करता है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर कम है, आप ऐसा समझ सकते हैं, एक टर्मिनल के पास, और दूसरे टर्मिनल के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अब आप ही बताइए कि अगर इन इलेक्ट्रॉनों को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा, है ना, यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, जरा सा सोचिए कि जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको अगर आप एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं तो हमने क्या देखा कि ये लोअर पोटेंशियल पे हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, जहां इलेक्ट्रॉन कम है वो हायर पोटेंशियल पे हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों में पोटेंशियल का एक डिफरेंस आ गया, दोनों में पोटेंशियल का एक डिफरेंस आ गया, और इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। यानी कि ये एक तरह से कुछ नहीं है, बल्कि ये है कि इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और इधर इलेक्ट्रॉन कम, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा और दूसरे तरफ कम हो जाएगा तो जनरल सी बात है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से कम की तरफ जाने लगेगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है दोस्तों, वो यहाँ पर सारा इलेक्ट्रॉन जो है टर्मिनल के पास मैंने यहाँ पे बना दिया है, तो यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन जो है ये इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा या कम रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। लेकिन जो कॉन्वेंशनल करंट है उसे क्या कहा जाता है, जो कॉन्वेंशनल करंट है उसके लिए हम लोग ये करते हैं कि उसे पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं दोस्तों, पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है इस डायरेक्शन में लिए हैं तो करंट आपको इस डायरेक्शन में लेना होगा, करंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा। कॉन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन ये होगा और जो इलेक्ट्रॉन है उसका डायरेक्शन इधर होगा। करंट इस डायरेक्शन में, ध्यान रखिएगा, और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका मतलब ये हुआ कि अब पहले जो हमने यहाँ पे देखा कि क्यों यहाँ पर जो है जो वाटर है वो फ्लो नहीं कर पा रहा था, ठीक है, क्यों यहाँ पर वाटर पहले की तरह अगर आप ध्यान दें तो इसमें जो वाटर है वो फ्लो नहीं हो पा रहा था यहाँ पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जितना इसका पोटेंशियल है यहाँ भी उतना ही पोटेंशियल है, यानी इस जगह पर जितने भी वाटर है उसका जो एनर्जी है और इस जगह पर जो वाटर है उसमें जो एनर्जी है दोनों बराबर है, तो इसीलिए फ्लो नहीं करता है वो, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसमें आप जानते हैं कि जब ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है, mgh। तो इसमें ध्यान रखिए कि h दोनों का एक ही है, इसीलिए दोनों में कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब अगर इसको थोड़ा सा झुका देते हैं तो मान लीजिए ये जो है ये लोअर हो गया और ये हो गया हायर, तो सोचिए कि ये हाई पोटेंशियल का मतलब है इसमें ज्यादा एनर्जी है, mgh होता है, तो H इसका ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा एनर्जी है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कम है, इसीलिए वाटर जो है फ्लो करने लगता है। यानी कि वाटर को फ्लो करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों में जो है पोटेंशियल का डिफरेंस हो, जिसे हम ये कह सकते हैं नॉर्मली प्रेशर का डिफरेंस हो।
तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा प्रेशर है इस पे, और यहाँ कह सकते हैं कि ये कम प्रेशर पे है। तो वाटर जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होने लगता है। बिल्कुल उसी तरह जब हम एक नॉर्मल तार को रख देते हैं ए और बी का, कोई करंट फ्लो नहीं करता है। कारण क्या है? क्योंकि दोनों ही ये जो छोर है ए और बी का, उस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब हम एक बैटरी से उसे कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, ये पॉजिटिव प्लेट है जिसे प्लस, और इधर नेगेटिव प्लेट है जिसे माइनस कहते हैं। नेगेटिव प्लेट के पास क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव प्लेट के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं या फिर कम होते हैं। तो जाहिर सी बात है, एक तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो करने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, और करंट जो है उल्टा डायरेक्शन में यानी कि ऐसे फ्लो करता है। तो यही है दोस्तों, अगर आप ये छोटा सा बात को अगर आप समझ लें तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में, ठीक है? ताकि जो भी चीज़ें आप आगे चल के पढ़ें तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, क्यों इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ये सब बातें आपको परेशान ना करें। तो हम लोग जो है यहाँ पर आ जाते हैं फिर से एनसीईआरटी में। तो इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट, तो हमने देखा कि कोई भी मेटल जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉर्मली रैंडम मोशन करते रहते हैं एक कंडक्टर में। लेकिन जब उसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो फिर जो करंट है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रखिएगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाता है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, ऐसा माना जाता है। तो करंट क्या होता है, व्हाट इज करंट? करंट जो होता है, मान लीजिए एक तार है, तो एक तार में पर सेकंड या पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है, चार्ज का मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन है, जितना चार्ज फ्लो करता है उसे ही हम लोग करंट कहते हैं। यानी कि करंट इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। आप टी को मान लीजिए कि 1 सेकेंड है, यूनिट टाइम को आपने मान लिया 1 सेकेंड, तो इसका मतलब यह हुआ कि 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन है, मान लीजिए उससे 1 सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो करेगा, नेट चार्ज जितना चार्ज फ्लो करेगा उसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। यानी कि पर सेकेंड अगर ज्यादा चार्ज फ्लो होगा एक क्रॉस सेक्शन का, मान लीजिए एक तार है और इस तार का हम लोग जो है, ये तार है, हम लोग इसका छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए ये वाला एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हमने ले लिया, छोटा सा। तो इस एरिया से पर सेकेंड जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसे ही हम लोग करंट कहेंगे। अगर पर सेकेंड ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है। अगर पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन कम फ्लो करेगा यानी कि चार्ज कम फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि उसमें कम करंट फ्लो हो रहा है। इसीलिए करंट का जो मेजरमेंट है वो हम लोग एम्पेयर में करते हैं, और एम्पेयर जो है ये बताता है कि कितना चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा है। इसीलिए 1 एम्पेयर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कूलम 1 सेकेंड। क्योंकि जो चार्ज है क्यू, इसको हम लोग कूलम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में, यानी कि कूलम पर सेकेंड। और करंट को हम लोग इसका नाम देते हैं यूनिट एम्पेयर। तो एम्पेयर इज इक्वल टू क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकेंड में जितना कूलम चार्ज फ्लो करता है किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्पेयर। यानी कि उसे ही आपको करंट में जो है करंट का यूनिट है वो, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है कूलम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक कूलम का मतलब लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए कूलम क्या है, कूलम है चार्ज, चार्ज का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन। तो कितना इलेक्ट्रॉन, चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है और बहुत ही ज्यादा संख्या में होता है, तो इसीलिए हम लोग चार्ज को जनरली कूलम में एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन जो कूलम होता है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन पर ये नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलम। तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर। 1 सेकेंड दोस्तों।
तो कुछ कुछ पॉइंट्स है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं जनरली, और उसे ही हम लोग चार्ज का नाम देते हैं। और चार्ज का यूनिट कूलम होता है। एक कूलम में 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, लेकिन दोनों का मास अलग अलग होता है। प्रोटॉन ज्यादा भारी है लेकिन इलेक्ट्रॉन उतना भारी नहीं है। लेकिन अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज दोनों पे सेम होता है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। लेकिन क्या दोनों का मास सेम होता है? नहीं, मास दोनों का डिफरेंट होता है। प्रोटॉन भारी मतलब हेवी होता है और इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। तो ध्यान रखना है। इसी तरह चूंकि आप देख रहे हैं कि एक कूलम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कूलम है उसके लिए स्मॉलर यूनिट यूज किया जाता है। तो जैसे कि मिली एम, जो ये है, एक एम्पेयर करंट आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए जो है इसको जो चार्ज है आपको उसके अकॉर्डिंग जो है इसको मिली एम्पेयर, यानी कि 1 मिली एम्पेयर को 10⁻³ एम्पेयर, क्योंकि मिली को अगर आपको एम्पेयर को अगर माने मान लीजिए आपको दिया गया 1 एम्पेयर। ठीक है, तो 1 एम्पेयर को आपको किस में बदलना है? मिली एम्पेयर में। ठीक है, तो मिली एम्पेयर में बदलने का मतलब ये हुआ कि आपको जो है 1000 से गुना कर देंगे, तो ये मिली एम्पेयर हो गया, मिली एम्पेयर। ठीक है, लेकिन अगर आपको मिली एम्पेयर दे दिया गया और एम्पेयर में कन्वर्ट करना है, मिली एम्पेयर दे दिया 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, इसको आपको एम्पेयर में कन्वर्ट करना है तो आप 1000 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया? 1000 का मतलब 10⁻³ होता है। तो यही जब 10⁻³ आप लिखेंगे तो ये 10⁻³ क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो -10⁻³। वही चीज यहाँ पे बताया गया है। तो ये क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे करके पूछ देते हैं कि 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू कितना एम्पेयर होता है? तो 10⁻³ एम्पेयर होता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें मिलीग्राम दे दे तो हम अगर ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। इसी तरह माइक्रो एम्पेयर दे दे तो 10⁻⁻6 एम्पेयर होता है। ठीक है, तो जहां पे जैसा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि जब हम फॉर्मूला में जहां भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वहां पर जब हम एम्पेयर का वैल्यू बिठाएंगे तो ऑलवेज हमें एम्पेयर में पुट करना होगा। मतलब करंट का यूनिट हमें क्या लेना होगा? उसका एसआई यूनिट बिठाना होगा, यानी कि एम्पेयर। अगर उन्होंने डेटा मिली एम्पेयर में दिया हुआ है मान लीजिए, तो हम उसे एम्पेयर में कन्वर्ट करके ही बिठाएंगे। अगर माइक्रो एम्पेयर में दिया हुआ है तो भी हम उसे एम्पेयर में कन्वर्ट करने के बाद ही बिठाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे कि करंट के बारे में हमने क्या देखा। तो करंट इस तरह से क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड दोस्तों। এই রুমটা ছেড়ে দেবেন, হ্যাঁ? হুম। तो इस तरह से जो है ये करंट फ्लो करता है। तो करंट का फॉर्मूला आपने क्या देखा दोस्तों? करंट का फॉर्मूला आपने देखा कि करंट जो होता है वो किसी कंडक्टर से उसका क्रॉस सेक्शन से जो है पर सेकेंड जितना फ्लो करता है ना, पर यूनिट टाइम में जितना फ्लो करता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी आपने देखा। अगर आपको ये निकालना हो, ये तीन चीजें हैं, करंट, ये चार्ज और ये टाइम। अगर आपको चार्ज पूछा जाए कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, टाइम दे दिया जाए, तो फिर हम क्यू इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? आई टी, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, आई के नीचे कुछ नहीं है तो वन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो यहाँ पर वही एक न्यूमेरिकल है, ऐसा न्यूमेरिकल भी आता है। मैं स्पेशली न्यूमेरिकल का जो वीडियो है वो अलग से बनाऊंगा। ठीक है, जैसे कि फिलहाल अभी आप देख सकते हैं करंट मान लीजिए इतना एम्पेयर का फ्लो कर रहा है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके फिलामेंट से, और 10 मिनट तक फ्लो करता है। ठीक है, करंट कितना देर तक फ्लो किया? 10 मिनट तक। तो फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। तो सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो किया? तो देखिए आई का वैल्यू गिवन है।
ठीक है, टाइम जो है आपको ऑलवेज सेकंड में पुट करना है, क्योंकि हम जब भी वैल्यू को पुट करते हैं तो एसआई सिस्टम में यानी कि एमकेएस सिस्टम में पुट करते हैं। तो एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम में टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे और Q इज इक्वल टू IT पुट करेंगे तो ये इतना कुलम्ब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 300 कुलम्ब चार्ज जो है वो फ्लो करेगा इलेक्ट्रिक बल्ब के उस फिलामेंट से अगर 10 मिनट तक हम 0.5 एम्पेयर का करंट को उसमें से भेजेंगे तो। ठीक है, ये चीज है। यानी कि ध्यान रखिएगा, ये सिंपल सी बात है कि अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर से चार्ज फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है ना? कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? तो आप तो जानते हैं अगर 300 कूलम अगर जो है चार्ज फ्लो कर रहा है तो सोचिए 300 और एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन आपने देखा? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इंटू 10⁻18 होते हैं। तो इसको आप यहां पर 6 इंटू 10⁻18 से आपको गुना करना होगा, तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। तो ये बहुत बड़ा क्वांटिटी हो जाता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन को नहीं लिखते हैं, हम जो है उसका चार्ज का यूनिट कुलम करके लिखते हैं। ठीक है, जनरली कुलम। सोचिए इजी है ना, हम लोग 300 कुलम बोलेंगे तो ये इजी होगा बात करना, लेकिन अगर इतना बोलेंगे कि इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ये याद रखना या यूज करना बहुत डिफिकल्टी होगी। तो इसीलिए आप को जरूर हम बताना चाहेंगे कि जहां कहीं भी चार्ज लिखा हुआ है दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हमने समझा दिया है आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से वाटर तभी फ्लो करता है जब दोनों अगर पाइप का जो एंड पॉइंट है उसमें अगर प्रेशर का डिफरेंस हो, तो अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं हुआ तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। बिल्कुल उसी तरह अगर एक कंडक्टर में उसके जो एंड पॉइंट्स हैं जिसको हम टर्मिनल भी कहते हैं, तो उसके एंड पॉइंट्स पे अगर पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं कि इट इज द वर्क डन, जो है काम करना पड़ता है। ठीक है, एक कूलम चार्ज को लाने के लिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा हम टू पॉइंट्स के बीच मेजर करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब होता है वर्क डन बाय चार्ज, W बाय Q होता है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप V मानते हैं, V के द्वारा डिनोट किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है W बाय Q। तो W जो है वो वर्क डन है और Q जो है वो चार्ज है। मान लीजिए कि Q का वैल्यू आप 1 ले लेते हैं, 1 कूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कूलम चार्ज को V इज इक्वल टू तब W हो जाएगा, जो किया गया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वर्क डन है। यानी जहां कहीं भी आपको बोला जाए पोटेंशियल डिफरेंस इतना है तो समझ लीजिए कि वो वर्क डन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 कूलम चार्ज को आपको जो है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे ले जाने के लिए, जिसका आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं, मान लीजिए ये वायर है और इसका ये A है और ये B है। ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल मान लीजिए VA है और यहाँ का पोटेंशियल VB है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा VB माइनस VA। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मान लीजिएगा कि ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। तो जनरली हम पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज यानी कि V के नाम से डिनोट करते हैं। जहां कहीं भी V यानी कि वोल्टेज है, आप समझ लीजिएगा कि वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ही होता है वर्क डन, यानी कि काम करना, कितना काम करना होगा। आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन को जब आप एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा रहे थे एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपको काम करना पड़ रहा था। तो वही जो काम करना पड़ता है, उसी किए गए काम को ही हम लोग वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जिस तरह से वाटर को फ्लो करने के लिए प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए, उसी तरह इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का होना चाहिए। अगर पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तो करंट फ्लो करेगा। तो यहां पर W इज इक्वल टू VQ होता है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे, ठीक है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या होगा? W इज इक्वल टू VQ। और चूंकि W का जो यूनिट है वो वर्क का यूनिट है, इसीलिए जूल ले लेते हैं। ठीक है, और जो चार्ज है उसको कुलम, तो इसीलिए 1 वोल्ट इक्वल टू हो गया 1 जूल पर कुलम। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि एक कुलम चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर ले जाने के लिए जब 1 जूल काम करना पड़ेगा,
तो हम कहेंगे कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1 वोल्ट है। तो आपको बस सिंपल सा ये बात समझना है कि जब कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट के बीच में, तो दोनों पॉइंट के बीच एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर ले जाने के लिए काम करना पड़ेगा। और कितना काम करना पड़ेगा? अगर हम चार्ज को ले जाए तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच, अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो W इक्वल टू वी क्यू। कितना काम करना पड़ेगा? W इक्वल टू वी क्यू। और ये जो काम है, ये जो W इक्वल टू वी क्यू है, यही काम बैटरी करता है। ठीक है, इस काम को कौन करता है? बैटरी। और यही वजह है कि बैटरी में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, जिसे हम केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कहेंगे कि केमिकल एनर्जी है, वो धीरे धीरे लॉस होने लगती है। तो ध्यान रखिएगा कि आपने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी ना क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वन फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो जो बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बैटरी का एनर्जी धीरे 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 करके वो खत्म होते जाता है और एक दिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तो रीजन एक ही है, क्योंकि बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है कि एक जगह का VA, इसका VB है ना, दोनों टर्मिनलों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वर्क करना होता है। और ये जो वर्क करना होता है, इसके कारण उसका केमिकल एनर्जी जो है वो धीरे धीरे लॉस होता जाता है और फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है। तो डिस्चार्ज का मतलब ये होता है कि अब दोनों के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जैसे कि एक तरफ सारे इलेक्ट्रॉनों को ले आता था, दूसरे तरफ प्लस हो जाता था, वो काम अब वो नहीं कर पा रहा है, यानी कि इट इज अनेबल टू क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाई नो करंट फ्लोज इफ द बैटरी गेट्स डिस्चार्ज्ड। यही वजह है कि अगर बैटरी पूरी तरह डिस्चार्ज हो गई तो इसका मतलब है कि वो अब करंट फ्लो नहीं करेगा। कारण क्या है? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों में अब नहीं रहा, अब वो नॉर्मल तार बन गया, जितना इधर इलेक्ट्रॉन है उतना इधर इलेक्ट्रॉन है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा? ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं कि कितना काम करना पड़ेगा बैटरी को, क्योंकि यहाँ पे हम बैटरी को ही लेके पढ़ाई करेंगे तो बार बार हम बैटरी ही कहेंगे कि बैटरी को कितना काम करना पड़ेगा अगर 2 कूलम चार्ज को, ठीक है, अगर अगर 2 कूलम चार्ज को हम लोग 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस के बीच ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि सॉरी, इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा हैंग कर रहा है, देखिए, मान लीजिए कि ये आपका एक ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये एक कंडक्टर है। तो मान लीजिए इसका जो पोटेंशियल है वो है VA और इसका जो पोटेंशियल है वो है VB। ठीक है, VA और VB। तो पूछ रहे हैं कि 2 कूलम चार्ज को लेके जाना है, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट का है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? PD, जिसे हम शॉर्ट में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वो 12 वोल्ट का है। तो अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच में ले जाया जाएगा 2 कूलम चार्ज को, तो कितना काम करना पड़ेगा? ठीक है, तो आप जानते हैं कि कितना काम करना पड़ेगा अगर चार्ज को ले जाएंगे, तो W इज इक्वल टू वी क्यू होता है। तो V 12 वोल्ट है और कितना कूलम का चार्ज को लेके जाना है, तो बोल रहे हैं 2 कूलम चार्ज को ले जाना है, तो 2 कूलम। ठीक है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा हैंग कर रहा है कुछ। तो 12 दूना 24, तो ये है 24 जूल, यानी कि 24 जूल का काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये 24 जूल किसका होगा? ये बैटरी का केमिकल एनर्जी होगा, जो कि धीरे धीरे ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर्किट डायग्राम, तो हम लोग जब सर्किट पढ़ेंगे क्लोज सर्किट, तो उसमें कई सारे जो है सिंबल्स यूज होंगे, जिसमें कि ये आपने देखा कि एक सेल का, इलेक्ट्रिक सेल का तस्वीर है। ठीक है, ये भी आजकल एग्जाम में दे दिए जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और CBSE बोर्ड में भी ये दे दे रहे हैं, बोल रहे हैं ये चिन्ह क्या है, क्या डिनोट करता है? तो ये सेल को डिनोट करता है। और अगर बहुत सारे सेल को हम कंबाइन कर देंगे तो वो बैटरी बन जाता है। ठीक है, ये बैटरी है। इसी तरह से अगर ओपन है, मतलब की ओपन है, जैसे स्विच ओपन है, तो यानी कि करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये सिचुएशन है। अगर स्विच दिया हुआ है यानी कि क्लोज सर्किट है, तो ये, अगर किसी वायर को ज्वाइंट किए हुए हैं तो ये, अगर कोई वायर ज्वाइंट नहीं है लेकिन एक दूसरे के ऊपर से पार कर रहा है, तो इस तरह से दिखा देते हैं। तो ये कुछ सिंबल्स थे जो कि ये ऐसे रहता है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं
कुछ और सिंबल, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, इसका सिग्नल कुछ इस तरह से जो है सिंबल दिखाया जाता है। रेसिस्टेंस, इसका सिग्नल ये दिखाया जाता है, साइन। रियोस्टेट, जिसे हम वेरिएबल रेसिस्टेंस भी कहते हैं, इसका साइन ये है। एमीटर ये है। वोल्ट मीटर इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। ओम्स लॉ, तो अब हम लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया। जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो इसमें ओम्स लॉ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बताता है ओम्स लॉ? कि वोल्टेज और जो करंट है उसमें एक रिलेशन है, ठीक है। वोल्टेज और करंट में क्या होता है? एक रिलेशन होता है। और जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, आप समझ के देखिए कि अगर वाटर का प्रेशर एक तरफ बहुत ज़्यादा है और वाटर का प्रेशर एक तरफ कम है, तो जो जो लिक्विड फ्लो करेगा या वाटर जो फ्लो करेगा, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा और बहुत तेजी से फ्लो करेगा, बहुत बहुत फास्ट जो है वो फ्लो करेगा, है ना। लेकिन अगर प्रेशर थोड़ा कम है एक तरफ और दूसरे तरफ भी उतना ज़्यादा नहीं है, प्रेशर का डिफरेंस धीरे धीरे कम हो गया, तो वाटर जो है वो क्या होगा? वो उतना फास्ट फ्लो नहीं करेगा जितना पहले फ्लो करता है। इसी वजह से समझिए कि आपने एक टैंक से जो है पाइप लगाकर एक जगह कनेक्ट कर दिया है। शुरू-शुरू में जब टैंक फुल रहेगी, तब उस समय जो वाटर निकलेगा ना, प्रेशर उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा। लेकिन जैसे-जैसे टैंक के अंदर वाटर घटता जाएगा, तो वाटर का प्रेशर भी कम होता जाएगा और जो वाटर निकल रहा है बाहर, उस पर गौर कीजिएगा, उसका प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल यही कंडीशन जो है वो इलेक्ट्रिक का सर्किट में भी होती है। अगर दोनों तार का जो टर्मिनल है उसके बीच में मान लीजिए कि एक तरफ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है, और एक तरफ थोड़ा कम पोटेंशियल है, तो जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो करंट है वो बहुत तेजी से फ्लो करेगी, यानी कि करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करेगी उसमें, है ना। पर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन या चार्ज का जो अमाउंट है वो ज़्यादा फ्लो करेगी। लेकिन अगर पोटेंशियल का डिफरेंस उतना नहीं है तो करंट उतना फास्ट मूव नहीं करेगी, जो चार्ज है उतना फास्ट नहीं उसमें से जाएगी, तो हम कहेंगे कि करंट कम फ्लो कर रहा है। तो बिल्कुल वही बात है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो V है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या हो जाएगा? जो I है वो भी बढ़ जाएगा। अगर इसी को हम बराबर का साइन देंगे तो हमें जानते हैं कि एक कांस्टेंट लिया जाता है, वही R है, इसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं। किसी भी मेटालिक वायर का R को हम लोग थोड़ा कांस्टेंट मानकर चलेंगे, जब तक कि उसको बोला नहीं जाए कि बढ़ाया जा रहा है, तभी ये ओम्स लॉ जो है ये एप्लीकेबल होगा। अगर जो रेसिस्टेंस है उसका जो प्रतिरोध है, जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं रेसिस्टेंस, अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो फिर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि जो करंट है जिसे हम I कहते हैं और जो वोल्टेज है जिसे पोटेंशियल डिफरेंस या V कहते हैं, इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है। यानी कि जैसे जैसे करके हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे, करंट भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है। करंट भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे जैसे करके जो है आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट का अमाउंट भी सेम प्रोपोर्शन में, सेम रेशियो में बढ़ रहा है, ठीक है। करंट भी सेम ये में बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि हम ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज और करंट है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, है ना। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए जो ओम्स लॉ है ये कहता है कि अगर वोल्टेज जीरो हो गया, मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो आपने क्या देखा? अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है क्या, तो क्या कोई करंट फ्लो करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाता है, सेम हो जाता है, तो इसीलिए नहीं फ्लो करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस ही जब जीरो हो जाएगा या नहीं रहेगा तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए ये जो पॉइंट है इसे हम रेड पेन से दिखा देते हैं। ये पॉइंट जो है यही दिखा रहा है। इसमें क्या है कि अगर V जीरो है तो I भी जीरो है, और जैसे जैसे करके V बढ़ता जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से आप देखिए कि करंट भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए जो ओम्स लॉ का ग्राफ होता है किसी मेटालिक कंडक्टर का, वो स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन होता है, जो मूल बिंदु से शुरू होता है, ओरिजिन से, और स्ट्रेट लाइन होता है। ये आपका ओम्स लॉ का ग्राफ है। इसी को घुमा घुमा के दे देते हैं कि ओम्स लॉ का ग्राफ कभी ऐसे बना देते हैं, ओम्स लॉ का ग्राफ कभी जो है यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, कभी यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। नहीं, ओम्स लॉ का ग्राफ किसी भी कंडक्टर का ऑलवेज ओरिजिन से स्टार्ट होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I।
इसीलिए। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब जो है हम लोग देखेंगे कि R जो है कांस्टेंट है, तो R का डेफिनेशन क्या हो गया? R को हम लोग V बाई आई भी लिख सकते हैं। याद रखिएगा V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू इंडियन रेलवे, है ना, आई आर, ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है। अगर आप यहीं पे R निकालना चाहें तो क्या होगा? V बाई आई होगा। तो V का इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। आई का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है। तो वोल्ट बाय एम्पेयर हो गया। तो ये जो वोल्ट बाय एम्पेयर है ना, इसी का नाम हम लोग ओम दे देते हैं। ठीक है, ओम। तो इसीलिए जो है रेसिस्टेंस का यूनिट को हम लोग ओम लिखते हैं, लेकिन ओम का एक्चुअल यूनिट होता है वोल्ट पर एम्पेयर। ठीक है, क्या होता है? वोल्ट पर एम्पेयर। इसी को नाम दे दिया जाता है ओम, और इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से सिग्मा के द्वारा। ओम कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो ये रेसिस्टेंस है दोस्तों, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है? किसी भी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर किन किन बातों पर डिपेंड करता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जो है देखते हैं। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो डिपेंड करेगा उसके लेंथ पे। किसी कंडक्टर का, मान लीजिए एक कंडक्टर इतना छोटा है, पतला, और उसका लेंथ, उसका जो डायमीटर वगैरह है सब सेम है सब कुछ, लेकिन ये लंबा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका रेसिस्टेंस कम होगा और इसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। यानी कि तार जितना लंबा होगा, चार्ज को उसके अंदर फ्लो करने में उतना ज़्यादा दिक्कत और मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ज़्यादा उसमें ऑब्स्टेकल्स आएगा, रुकावट आएगा, है ना। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसी तरह अगर इसका क्रॉस सेक्शन की बात करें, मान लीजिए एक तार है, इसका क्रॉस सेक्शन है ये, ठीक है, और एक हमने तार लिया, इसका क्रॉस सेक्शन है ये, तो जाहिर सी बात है कि इसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे हम ए कहते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला जो गोल पोर्शन है। ठीक है, तो गोल पोर्शन कैसा होता है? जनरली हम वायर को सर्कुलर लेते हैं, तो इसीलिए ये क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप इसे आर मान लेंगे तो ये आर। तो इसीलिए ए का मतलब एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन का एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी कि तार जितना मोटा होगा, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ? कि तार उतना मोटा होगा। तो तार जितना मोटा होगा, उससे जो करंट है वो उतना आसानी से फ्लो करेगा, उतना इजीली फ्लो करेगा, ज्यादा रेसिस्टेंस नहीं होगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, है ना। दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। ठीक है, और अगर हम कांस्टेंट इज इक्वल टू का साइन देंगे तो हम एक कांस्टेंट लेंगे जिसे रो कहते हैं। ये जो रो है इसे RHO रो पढ़ते हैं, और ये एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब हम प्रोपोर्शनल का साइन, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, जब हम इसे हटाते हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू लिखते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और इसे ही हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, जिसे रो के द्वारा डिनोट किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है, इसका जो यूनिट है वो ओम मीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है दोस्तों? ओम मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी का यूनिट है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी है वो उसके मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कि रेसिस्टिविटी किन किन बातों पे डिपेंड करता है। कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो किन किन बातों पे डिपेंड किया? कंडक्टर का रेसिस्टेंस। और ध्यान रखिए कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों में कंफ्यूजन मत करिए। ठीक है, रेसिस्टेंस अलग चीज है, रेसिस्टिविटी अलग चीज है। तो रेसिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है? तो हमने देखा लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी है, जो रेसिस्टिविटी है यानी कि जो रो है, ये रो किस बात पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जो पदार्थ है, जो मटेरियल है, उसके प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। ठीक है, द मेटल्स एंड अलॉयज हैव लो रेसिस्टिविटी। याद रखिएगा, जो मेटल्स और एलॉयज हैं, जो भी मेटल और एलॉय होता है, मेटल और एलॉय, उसका लो रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, उसका लो रेसिस्टिविटी होता है, और लो रेसिस्टिविटी के कारण कितना रेंज में होता है? 10 टू द पावर माइनस ओम मीटर टू 10 टू द पावर माइनस 6।
यही वजह है कि दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर रेसिस्टिविटी किसी कंडक्टर का कम है तो इसका मतलब है कि वो गुड कंडक्टर है, और जिसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है, जैसे कि इसका रेसिस्टिविटी देखिए 10⁻12 से लेकर 10⁻17 ओम है कोई भी इंसुलेटर का, तो यानी कि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बोथ द रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ हाँ मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो रेसिस्टेंस, ठीक है, और रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल का वैरी विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है आइए आपको बताते हैं। आपने देखा कि जो रेसिस्टेंस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, जो रेसिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a होता है। दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो आई प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए होता है। अगर हम इसको इज इक्वल टू का साइन देंगे तो एक कांस्टेंट लेते हैं जिसे रो कहा जाता है, यही हमारा रेसिस्टिविटी है। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो रो एल बाय आर इंटू ए, अगर हम यहां से रो निकालें तो क्या होगा, रो निकालेंगे तो आर ए बाय एल होगा। जरा सा सोचिए कि क्या अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो एल हमारा, एक सेकेंड दोस्तों हैंग कर रहा है थोड़ा, लेकिन मुझे तो वीडियो कंप्लीट करना ही होगा, अभी कुछ मैं कर नहीं सकता। तो सोचिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा ना थोड़ा उसका एल जरूर बढ़ जाएगा। अगर एल बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी कि अगर आप रेसिस्टेंस को, अगर आप जो है टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उसका एल बढ़ेगा। ठीक है, तो एल बढ़ेगा तो उस हिसाब से इसका रेसिस्टिविटी कमेगा। लेकिन जैसे ही करके आप एक हीट कीजिएगा तो इसका ए बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ेगा तो रो बढ़ेगा। तो इसीलिए यहां पे कहा गया है कि चाहे रेसिस्टेंस हो या रेसिस्टिविटी हो, दोनों टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। तो आपको कुछ स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, है ना, कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी दोनों वैरी करता है, पहला। और दूसरा रीजन दिया जाएगा कि नहीं, ओनली रेसिस्टेंस वैरी करता है लेकिन रेसिस्टिविटी नहीं करता। एक में कहा जाएगा कि रेसिस्टिविटी तो वैरी करता है लेकिन रेसिस्टेंस नहीं करता, एक में दिया जाएगा रेसिस्टेंस करता है लेकिन रेसिस्टिविटी नहीं करता। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों वैरी करता है, दोनों वैरी करता है। और एक चीज इंपॉर्टेंट एकदम आपको मिला, लो रेसिस्टिविटी मतलब गुड कंडक्टर, हाई रेसिस्टिविटी मतलब बैड कंडक्टर। ठीक है, जिसका रेसिस्टिविटी जितना कम होगा वो उतना गुड कंडक्टर होगा। ठीक है, यही वजह है कि जो एलॉय है ना, एलॉय का जो रेसिस्टिविटी होता है, एलॉय का रेसिस्टिविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एलॉय होते हैं, एलॉय का मतलब तो आपको पता होगा कि टू और मोर मेटल्स को पिघलाकर मिला दिया जाता है, जिसे एलॉय कहते हैं। जैसे कि हमारे घरों में ब्रास, ब्रॉन्ज, है ना, स्टील, ये सब जो यूज करते हैं हम लोग घरों में, दे आर ऑल एलॉयज। तो जो एलॉय है, आप देखिएगा कि उसका जो रेसिस्टिविटी होता है ना, इट इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि हमने स्टील को लिया, तो स्टील बना होता है आयरन, निकेल, कोबाल्ट, मान लीजिए। तो इसमें जो रेसिस्टिविटी होगी, ठीक है, रेसिस्टिविटी की अगर हम बात करें तो आयरन की रेसिस्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, सॉरी, कम होगी। इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम। निकेल की रेसिस्टिविटी कम, कॉपर की रेसिस्टिविटी कम। लेकिन अगर इन्हीं तीनों को हम मिलाकर स्टील बना देते हैं, अगर स्टील बना दिए तो इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, इसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा।
तो यही कहा जा रहा है आपको कि जनरली द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट मेटल। यहां भी आपको स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जो एलॉय का रेसिस्टिविटी होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ठीक है, या चेंज नहीं होता। तो ये एकदम ध्यान रखिएगा कि जो एलॉय होते हैं ना, उसकी रेसिस्टिविटी उसके मूल एलिमेंट यानी कि जो ओरिजिनल एलिमेंट या फिर जो मेटल से बना हुआ है उससे ज्यादा होती है। यही वजह है कि एलॉय, जो भी एलॉय होते हैं, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज या फिर बर्न नहीं करते हैं रेडिली एट हाई टेम्परेचर, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर पर बर्न नहीं करते। अब आपको स्टेटमेंट और रीजन का क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जो एलॉय होते हैं उनका जो रेसिस्टिविटी होता है वो जनरली उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होते हैं। रीजन दे दिया जाएगा बिकॉज दे डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडिली एट हाई टेम्परेचर। उसका ये तो बिल्कुल सही है, ये है ना, कि वो ध्यान रखना है कि जो एलॉयज हैं वो जनरली ऑक्सीडाइज नहीं करते, यानी कि वो जलते नहीं हैं हायर टेम्परेचर पर। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इसीलिए इसका यूज जो है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में किया जाता है, लाइक इलेक्ट्रिकल आयरन, टोस्टर, ये सब। इसी तरह से टंगस्टन, ये भी जो है एक एलॉय है, इज यूज्ड इन फिलामेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसमें क्या होता है, कॉपर और एल्यूमिनियम जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन के लिए। रीजन क्या है, बिकॉज कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लो रेसिस्टिविटी। अगर इसका लो रेसिस्टिविटी है मतलब गुड कंडक्टर है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, या घर में अपना जो हम लोग का घर का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें हम कॉपर का यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इन सब जगहों से जो है क्वेश्चन आता है, आप जरूर से जरूर पढ़कर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा। तो आइए रेसिस्टिविटी को थोड़ा देखते हैं। जो रेसिस्टिविटी है जिसका यूनिट भी पूछा जाता है ओम मीटर होता है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पर लिया गया है। कारण एक ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि रेसिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ वैरी करता है, तो हम लोग एक कांस्टेंट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर ही सबको मेजर करके लिखा गया है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर, है ना, इनका रेसिस्टिविटी बहुत लो होता है, 1.60, 1.62 माइनस 8, 10 टू द पावर -8 है, ठीक है, यानी कि बहुत कम है। इसी तरह एलॉय की अगर बात करें तो देखिए इसकी रेसिस्टिविटी बढ़ जा रही है ना, जबकि उसका जो मेन एलिमेंट है वो है कॉपर और निकेल। अगर कांस्टेंट टाइम को देखा जाए तो कॉपर और निकेल है, तो कॉपर का तो रेसिस्टिविटी बहुत कम होता है 1.62 इंटू इतना, लेकिन जब उसी से कोई एलॉय बना दिया जा रहा है तो देखिए रेसिस्टिविटी बढ़ जा रही है। तो यही कहा जा रहा है कि एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से ज्यादा होती है। इसी तरह आप देख सकते हैं मैंगानीन, मैंगानीन जो है कॉपर, मैंगनीज और निकल का बना होता है, ये भी याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी से हूबहू क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंगनीन कॉपर, मैंगनीज और निकेल से बना होता है, इसकी भी रेसिस्टिविटी देख सकते हैं, जो मेन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है कॉपर या मैंगनीज उससे ज्यादा है। इसी तरह नाइक्रोम, जिसका यूज आपने देखा इलेक्ट्रिक आयरन में यूज होता है, जो कि निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का जो है एलॉय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निकेल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन, इसका ये एक एलॉय है और इसकी रेसिस्टिविटी देखिए ज्यादा है। तो ज्यादा रेसिस्टिविटी होने के कारण इसको अगर हम ज्यादा टेम्परेचर पर भी हीट करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक आध दो न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर, वो न्यूमेरिकल्स मैं अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं उसके लिए अलग से अच्छा से वीडियो बनाकर आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अभी आप जितना भी थ्योरी पोर्शन है वो बिल्कुल जो है क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो रेसिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेसिस्टर्स, यानी कि जो रेसिस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम अगर एक सिस्टम में कहें कि कई सारे रेसिस्टर्स लगाए गए हैं तो वो क्या होता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि रेसिस्टर होता क्या है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा कि रेसिस्टर होता क्या है। देखिए अगर आप एक नॉर्मल तार बनाते हैं यानी कि नॉर्मल तार लेते हैं तो दे आर नॉट रेसिस्टर्स, दे आर कंडक्टर्स। हम लोग उसको बोलेंगे कि ये कंडक्टर है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, दे आर नॉट रेसिस्टर्स। तो फिर रेसिस्टर क्या है, रेसिस्टर बोलते हैं जैसे कि एक तार लिया आपने और इसमें रेसिस्टेंस है,
ठीक है, इसमें कोई रेसिस्टेंस है, यानी कहने का मतलब है इनके जो दोनों टर्मिनल्स हैं, दोनों पॉइंट का, इसके बीच में कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहां पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जनरली ये पीडी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, जिसे हम लोड भी कहते हैं। लोड का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी इलेक्ट्रिकल गैजेट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ठीक है, या फैन हो गया, पंखा, ये सब। तो कभी भी इलेक्ट्रिकल रेसिस्टर की बात अगर की जाए तो रेसिस्टर का मतलब होता है इट इज ऑल्सो ए कंडक्टर बट हैविंग सम पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो या कोई लोड उसमें कनेक्टेड हो, फैन, बल्ब, आयरन, ये सब है ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, रेसिस्टर कहते हैं। तो ये जो रेसिस्टर होता है, इनको दो तरह से कनेक्ट करते हैं सर्किट के अंदर, ठीक है। जनरली अभी जो हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे ऐसे मिक्स्ड सर्किट भी होता है, लेकिन हम लोग अभी ये देखेंगे कि मेनली दो तरीका है। एक सीरीज कनेक्शन, जिसमें हम लोग सभी को आपस में सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि ये R1 R2 R3 देख सकते हैं, सीरियल वाइज एक ही तार में कनेक्टेड है, तो इसको हम कहेंगे सीरीज कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं तो आप देखिए कि यहां से ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आप जानते हैं कि जो करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर करंट जा रहा है, तो सेम करंट है ना, सेम करंट तीनों ही रेसिस्टर में जा रहा है। यानी कि सीरीज में हम ये कह सकते हैं कि तीनों जो रेसिस्टर है या जितने भी रेसिस्टर हम सीरीज में लगाएंगे उन सब में सेम करंट फ्लो करेगा, सेम करंट फ्लो करेगा, करंट जो है वो सेम फ्लो करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर पॉइंट का अलग अलग होगा। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये फैन है, FAN फैन, मान लीजिए ये आपका आयरन है, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है। मान लीजिए ये वाला आपका जो है कोई एक और छोटा सा आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का नाम ले लीजिए, फ्रिज है, मान लीजिए फ्रिज है, FRITGE। तो आप जानते हैं कि इसका जो इसका जो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो अलग होगा, क्योंकि फैन को अलग रिक्वायरमेंट होगी, है ना। फैन का रेसिस्टेंस अलग होगा, आयरन का रेसिस्टेंस अलग होगा, फ्रिज का रेसिस्टेंस अलग होगा। तो रेसिस्टेंस तीनों का अलग अलग होगा। रेसिस्टेंस अलग अलग होने का मतलब हो गया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को इसको पार करने में जो चार्जेस हैं जब इन रेसिस्टर्स को पार करेंगी तो अलग अलग अमाउंट में जो है एनर्जी लगेगा। ऐसा तो नहीं है कि इसमें जितना जिसमें इसमें जितना पार करने में एनर्जी लगेगा इसमें भी उतना ही लगेगा, इसमें भी उतना ही लगेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए ये बहुत ध्यान देने की बात है कि, सॉरी दोस्तों बहुत हैंग कर रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो है इसमें जो इलेक्ट्रिकल इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अलग अलग है। तो सेम करंट और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है, देख रहे हैं आप डिफरेंट होता है। तो पीडी यानी कि जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वो अलग अलग है, ठीक है। तो एक का पोटेंशियल डिफरेंस हम मान लेते हैं V1 है और इसका V2 है और इसका V3 है। तो नेट जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी जितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी उसी के बराबर होगा। इसीलिए V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और जो करंट है वो तो सेम है, करंट आपका सेम है, और रेसिस्टेंस, सबका रेसिस्टेंस जो है ऐड हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं नेट रेसिस्टेंस या इफेक्टिव रेसिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों रेसिस्टेंस को हमें सिंपली जोड़ देना है टू गेट द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। पूरे सर्किट का नेट रेसिस्टेंस निकालने के लिए, जिसे हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी कहते हैं, समतुल्य प्रतिरोध, तो वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो सीरीज कनेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि करंट सेम होता है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में आप देख रहे हैं कि करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, तीनों रेसिस्टर या चार्ज जितने भी लगे हों, और नेट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आप ये कह सकते हैं कि जब जब रेसिस्टेंस को हम सीरीज में लगाते हैं तो सर्किट का जो नेट रेसिस्टेंस है, ये क्या है, ये तो हमने निकाला है, ये नेट रेसिस्टेंस है या इफेक्टिव रेसिस्टेंस, या ये भी कह सकते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस।
तो जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है, वो इंक्रीज कर जा रहा है। तो जब भी हम सीरीज में किसी भी चीज को लगाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं या रेसिस्टर्स है, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट है वो बढ़ जाएगा, एनहेंस हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग पैरेलल कनेक्शन को देखते हैं। जब रेसिस्टर्स को पैरेलल में लगाया जाता है तो R1, R2, R3 इस तरह से लगाया जाता है। तो इसको कनेक्शन कैसे किया जाता है, देखिए कनेक्ट करते हैं तो सारे रेसिस्टेंस का एंड पॉइंट एक तरफ और इसका एंड पॉइंट एक तरफ रखते हैं। यानी कि इसका जो पोटेंशियल है, यहां पर जो इसका पोटेंशियल है और यहां पे जो इसका पोटेंशियल है, दोनों जो है सेम पॉइंट पे लगा हुआ है, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। R1 का या R2 का या R3 का पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पैरेलल कनेक्शन में PD, जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, वो सेम होता है, PD सेम होता है। मगर जो करंट है, यहां पर देखिए ये जो करंट है, ठीक है, ये जो करंट जब इधर से जाएगा तो करंट जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो ये अलग अलग अमाउंट में करंट को लेगा, ये अलग अमाउंट में करंट को ले लेगा, ये अलग और ये अलग। तो यानी कि इसका हम मान सकते हैं I1 करंट ले लेगा, ये I2 और ये I3, और जितना करंट यहां पर गया था उतना ही करंट इधर से निकलेगा, ये I1, ये I2 और ये I3। जितना गया था, अगर I बन के गया था तो I आएगा। ये ध्यान रखिएगा, चार्ज कभी भी लॉस नहीं होता, चार्ज की एनर्जी लॉस होती है। जो यहां से इलेक्ट्रॉन जो यहां से जा रहे थे, इन इलेक्ट्रॉनों के पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, और यही पोटेंशियल एनर्जी को लेकर ये आगे जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगे होते हैं R1, R2 और R3, तो वहां पर अपने अपने जरूरत के अकॉर्डिंग उस इलेक्ट्रॉन से अपनी एनर्जी को ले लेता है और डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बल्ब है तो वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हीटर है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर फैन लगा हुआ है तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपने अपने ये के अकॉर्डिंग होता है। मगर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो तो कभी लॉस नहीं होगा ना। इसीलिए जितना करंट इधर से एंटर किया था एक्स पॉइंट पे, वाई पॉइंट के बाद उतना ही करंट बाहर निकल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, जो इलेक्ट्रॉन इस रेसिस्टर से होकर के आएगा, ये एकदम इसके पास एनर्जी नहीं रहेगी, लो एनर्जी रहेगी। ये ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ रहे हैं इसमें लो एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि एनर्जी तो यहां पर ले लिया गया। यहां जो भी रेसिस्टर लगे हुए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, उन्होंने एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन से ले लिया, तभी तो वो हीट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या फिर आपका ये में एनर्जी में, डिफरेंट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा था इससे, ये हाई पोटेंशियल एनर्जी पे रहता है। हाई पोटेंशियल एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी इसके पास रहती है। क्यों? क्योंकि जो बैटरी है, आपने देखा कि बैटरी ही है जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, जिसमें उसे काम करना पड़ता है, और वही काम किया गया एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहती है। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल एनर्जी, और यहां पर आएगा तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो लो पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि लो एनर्जी रहती है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका सेम है, रेसिस्टेंस जो है अलग अलग है। तो इसका नेट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 लगा है तो 3, जितना भी रहेगा तो उतना ही होगा। सेम PD सेम ये। लेकिन जो करंट है, करंट आपने क्या देखा, करंट अलग अलग है। एक में I1 जा रहा है, एक में I2 जा रहा है, और एक में I3, यानी कि तीनों करंट को आपको जोड़ना होगा तब करंट निकलेगा। तो आपके मन में एक सवाल होगा दोस्तों, मैं भी जब पढ़ रहा था तो मेरे भी मन में आया कि क्या रीजन है कि जो करंट है वो अलग अलग अमाउंट में तीनों रेसिस्टर में एंटर कर रहा है। एक में I1 जा रहा है, एक में I2, एक में I3, क्या रीजन है? तो देखिए, आप ओम्स लॉ को जरा सा गौर कीजिए। V इज इक्वल टू IR होता है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, V बाय R होगा ना। ध्यान दीजिएगा जरा, V बाय R होगा। तो जरा सा देखिए, क्या रेसिस्टेंस तीनों का सेम है? नहीं, इसका अलग है, इसका R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है। तो जब R अलग अलग है, जरा सा देखिएगा यहां पर, जब R डिफरेंट डिफरेंट है, जब R अलग अलग है तो I भी तो अलग अलग हो जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि जो करंट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/R का। अगर वोल्टेज को कांस्टेंट हम मान लें
कि वोल्टेज कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। इसका मतलब है कि R अगर आपका कम होगा तो करंट उसमें ज्यादा फ्लो करेगी। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगाते हैं उसका रेसिस्टेंस उसी अकॉर्डिंग फिक्स करते हैं कि किसको ज्यादा करंट चाहिए या कम करंट चाहिए। जिस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स को ज्यादा करंट चाहिए तो हम उसका रेसिस्टेंस कम करके रखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एसी, जैसे कि फ्रिज, ये सब का जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, बहुत नाजुक चीज होते हैं वो। इसीलिए जब भी देखिएगा हाई वोल्टेज आता है, टीवी, ये जब भी देखिएगा वोल्टेज वगैरह बहुत बढ़ जाता है ना, तो वो कट जाता है। कारण क्या है? कारण एक ही है, उसका उसका जो रेसिस्टेंस है ना वो बहुत कम होता है, बहुत लो होता है। तो लो रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस होने के कारण क्या होता है कि उसमें ज्यादा करंट फ्लो करने लगता है, और ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो डैमेज होगा ही। तो इसीलिए ये जरूर से जरूर याद रखिएगा कि यही वो फैक्टर है रेसिस्टेंस जो ये बताता है कि किसको कितना करंट देना है। आपको जिसको ज्यादा करंट की जरूरत है आप उसका रेसिस्टेंस को कम रखिए, लो रखिए, वो ज्यादा करंट जाएगा। तो आपने यहां पे समझा होगा कि क्यों ये करंट आके यहां बढ़ जा रहा है। कारण क्या है? कारण है कि जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स लगे हुए हैं, यानी कि जो रेसिस्टर्स हैं, है ना, आप बार बार याद रखिएगा, रेसिस्टर्स मतलब इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। तो जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स या रेसिस्टर्स लगे हुए हैं उनका रेसिस्टर जो रेसिस्टेंस है वो अलग अलग है, और अलग अलग रेसिस्टेंस होने के कारण ही जो करंट वो विड्रॉ कर रहे हैं या ड्रॉ कर रहे हैं, सॉरी, करंट जो वो ड्रॉ कर रहे हैं, ले रहे हैं, वो अलग अलग अमाउंट में ले रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल मैंने पहले ही बताया, मैं आपको अलग से वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, जरा सा सोचिए, जरा सा सोचिए कि बैटरी बैटरी जो काम कर रहा था, ठीक है, तो बैटरी जब काम कर रहा था तो उसकी एनर्जी लॉस हो रही थी, है ना, डेफिनेटली एनर्जी तो लॉस होगी। तो वो लॉस किया गया एनर्जी कहां जाता है? वेयर दिस एनर्जी ऑफ द बैटरी गोज, वेयर डज दिस एनर्जी को, ये एनर्जी कहां चला जाता है? बैटरी तो अपनी एनर्जी को एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, लेकिन ये एनर्जी कहां चला जा रहा है? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सी बात है। अभी अभी आपने देखा कि यही तो एनर्जी है जो जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उसको चलाने में काम आ रहा है। बल्ब है तो उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, अगर हीटर है तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है, अगर फैन है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये जितने भी एनर्जीज हैं, ये किसकी एनर्जी है? ये तो उसी बैटरी की एनर्जी है जो वो खर्च कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कोई नया एनर्जी क्रिएट नहीं होता, कोई भी नया एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकता है, और ना ही कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय होता है। तो जब कोई नया एनर्जी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो यानी कि जो बल्ब जल रहा है उसमें जो लाइट एनर्जी आ रही है वो भी बैटरी की है, जो फैन चल रहा है उसमें जो मैकेनिकल एनर्जी वो प्रोवाइड कर रहा है वो भी ऑन द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी है। तो सब कुछ बैटरी का ही एनर्जी है। जो बैटरी का एनर्जी लॉस हो रहा है वही एनर्जी जो है डिफरेंट डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है उसको यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपका घर बैटरी से चलता है, बैटरी से मतलब आपका जो भी घर का इक्विपमेंट है वो बैटरी से चल रहा है। एक्चुअली में वो आप पढ़ेंगे कि ये डीसी करंट यानी कि बैटरी का करंट नहीं है, वो एसी करंट होता है जो हमारे घरों में सप्लाई आता है। लेकिन फिलहाल हम लोगों का जो सर्किट है क्लास 10 के अकॉर्डिंग हम लोगों को डीसी करंट ही पढ़ना है, डायरेक्ट करंट जो कि बैटरी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो एनर्जी है जो बैटरी एक्सपेंड कर रहा है, खर्च कर रहा है, वही एनर्जी हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, अगर आप बॉक्स बजाएंगे तो साउंड एनर्जी, ये सब में खर्च होगा। अब मान लीजिए कि आप केवल और केवल हीट एनर्जी में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस इलेक्ट्रिकल गैजेट का रेसिस्टेंस बहुत ही हाई कर दीजिए। तो बहुत ही ज्यादा जब हाई कर देंगे तो जब उससे चार्जेस फ्लो करेगी तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट आ जाएगी। क्योंकि देखिए क्या होगा, जो जो कंडक्टर होते हैं, जैसे कि ये तार है,
जो कंडक्टर है, अगर उसकी रेसिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए, रेसिस्टेंस का बढ़ाने का मतलब ही हो गया दोस्तों कि उसके अंदर में रुकावट का बढ़ जाना। जैसे कि ये तार है, तो इस तार के अंदर में बहुत ही ज्यादा रुकावट आ रही है, बहुत ही ज्यादा जो है ये है, इसीलिए इसको जो है रेसिस्टेंस को इस तरह से दिखाते हैं। जहां कहीं भी रेसिस्टेंस होगा तो उसको इस तरह से लाइन से दिखाते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जब चार्ज इस जगह से पास करेगी, जब चार्ज इस जगह से, मान लीजिए क्यू चार्ज है, जब इस जगह से पास करेगी, फ्लो करेगी, तो इसे वर्क करना होगा। और वर्क करने के लिए ये जो एनर्जी है इसे लॉस करनी होगी, और वही लॉस किया गया एनर्जी उसे हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। यही वजह है कि अगर हम हीटर को देखें तो वो हीट हो जाता है और हम उसे हीट एनर्जी में बदलना कहते हैं। यही इलेक्ट्रिक का जो है हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। अगर आप कंप्लीट एनर्जी को, मान लीजिए जितना भी एनर्जी है बैटरी का, सबको अगर हीट में कन्वर्ट कर देंगे तो वो हीट एनर्जी कहलाएगा, जिसे हम कहेंगे कि ये हीटिंग इफेक्ट है। लेकिन आप जानते हैं कि जो एनर्जी बैटरी खर्च कर रहा है, अगर आप बल्ब को देखेंगे तो बल्ब का एक्चुअल काम क्या है? बल्ब का एक्चुअल काम है लाइट देना। लेकिन क्या बल्ब केवल लाइट देता है? नहीं। आप अगर उसके सामने थोड़ा बहुत भी हाथ ले जाएंगे तो देखिएगा थोड़ा गरम गरम महसूस होगा, बल्कि उसको आप टच करेंगे तो हाथ भी जल सकता है, इतना हीट रहता है वो। इसी तरह फैन, फैन मान लीजिए उसका काम है हवा देना, लेकिन क्या वो केवल हवा देता है? नहीं, साथ साथ आप देखिएगा वो हीट भी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पंखा जब हम लोग कभी कभी हाथ से रोकते हैं तो देखिएगा वो कितना हीट रहता है। यानी कि कुछ कुछ एनर्जी जो है यूजफुल काम में यूज हो जाती है, जैसे कि लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, ये सब। लेकिन साथ ही साथ कुछ हीट भी जनरेट होती है, तो उसे ही हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और हीट जनरेट होने का कारण है रेसिस्टेंस। अगर किसी चीज का रेसिस्टेंस होगा तो हीट जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि रेसिस्टेंस में क्या होता है कि जब चार्ज उसके अंदर से फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से फ्लो करता है तो उसमें रुकावट आती है, उसमें ऑब्स्टेकल आता है, और उस ऑब्स्टेकल के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को काम करना पड़ता है, और काम करने के कारण वो थोड़ा बहुत हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो कितना काम करना पड़ता है? ठीक है, जो बैटरी होती है वो कितना एनर्जी लॉस करता है एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दोनों तो बराबर होगा। तो मान लीजिए V इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं क्या होता है, सॉरी, W इज इक्वल टू वी क्यू। हमने देखा ना कि अगर Q कुलम चार्ज को V पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट अगर हम ले जाएंगे तो क्या होगा, कितना काम करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू वी क्यू काम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सारी की सारी एनर्जी अब हीट में बदल जा रही है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा, लेकिन आप मान लीजिए कि सारी की सारी एनर्जी जो है हीट एनर्जी में बदल जा रही है, तो W इज इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा। और आप ये जानते हैं कि Q का वैल्यू जो हम लोगों ने चार्ज का निकाला था, स्टार्टिंग में ही हमने देखा था कि Q इज इक्वल टू आई टी होता है ना? आपको याद है ना, करंट इज इक्वल टू क्या हुआ था, Q बाय टी था, उसी से हमने Q निकाला, Q इज इक्वल टू आई टी। तो इसी को हम आई टी बिठा देते हैं, तो वी आई टी। यही जो अमाउंट, जो वर्क हम लोग करते हैं, W इज इक्वल टू वी आई टी, जो वर्क करते हैं, यही किया गया काम बैटरी का, ये जो बैटरी काम करेगी, यही तो किया गया काम हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा ना। क्योंकि एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती, कोई नया एनर्जी क्रिएट नहीं होता, कोई एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो मान लीजिए कि बैटरी ने इतना एनर्जी लॉस किया, तो इतना ही एनर्जी हीट के रूप में डेवलप होगी। इसीलिए दोस्तों हम लोग जो V, जो W है, इसको हम H के जरिए भी दिखा देते हैं, H इज इक्वल टू वी आई टी। ये बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है कि क्यों हमने W इज इक्वल टू H लिखा। कारण एक ही है दोस्तों, सिंपल समझिए कि बैटरी जितना काम करेगी उतना एनर्जी लॉस करेगी, और वही लॉस किया गया एनर्जी हम मान ले रहे हैं कि पूरा हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है, कंप्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो W इक्वल टू एच होगा ना, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि एनर्जी ना तो लॉस होगी, ना ही नया एनर्जी क्रिएट होगी। तो इसका मतलब है जो एनर्जी बैटरी लॉस करेगा वही एनर्जी हीट एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो W इज इक्वल टू एच होगा, इसीलिए हम H इज इक्वल टू वी आई टी लिखते हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका H इक्वल टू वी आई टी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी से हम लोग जो है तरह तरह का आगे का फार्मूला जो भी है वो निकालेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं
यहीं पर अब आप ओम्स लॉ का यूज कर लीजिएगा। ओम्स लॉ आप जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू इंडियन रेलवे होती है ना। तो अगर आप यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू वी आई टी, इसमें V के जगह अगर आप आई आर रखेंगे तो क्या होगा? V के जगह हम आई आर रख रहे हैं, आई आर इंटू आई टी। तो अब देखिए आई आई का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? आई स्क्वायर आर टी। तो ये H का दूसरा फॉर्मूला हो गया कि कितना हीट डेवलप होगा, तो आई स्क्वायर आर टी। एक हो गया ये वी आई टी, एक हो गया आई स्क्वायर आर टी। और एक बार हम लोग कर सकते हैं, H इज इक्वल टू वी आई टी होता है। आप I का वैल्यू निकालिए, तो I का वैल्यू क्या होगा? अगर ओम्स लॉ से देखेंगे तो V बाय आर होगा, है ना दोस्तों। तो अब आप इसको पुट कर दीजिए, सॉरी ये हैंग कर रहा है। I का वैल्यू पुट कर दीजिए, V बाय आर टी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा? V स्क्वायर बाय आर टी। तो ये आपका H का फॉर्मूला हो गया। तो टोटल जो H का फॉर्मूला हुआ हीट का, वो 3 फॉर्मूला हुआ। एक हो गया वी आई टी, दूसरा हो गया आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा हो गया वी स्क्वायर बाय आर टी। ये 3 फॉर्मूला हो गया हीट जनरेशन का, कि कितना हीट जनरेट होगा। अब आइए कुछ रिलेशंस के बारे में यहां पर हम लोग जाने, जैसे कि जो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, अगर आपको क्वेश्चन को घुमा के दे, आया हुआ भी है सारा क्वेश्चन, जब हम एमसीक्यूज पढ़ाएंगे तो वहां भी आप देखेंगे कि अगर करंट बढ़ रहा है तो हीट पर क्या असर पड़ेगा, जबकि रेसिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट है। मान लीजिए बोल दिया जाए कि रेसिस्टेंस और टाइम कांस्टेंट है तो H का, तो क्या होगा दोस्तों कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होगा। सॉरी, इसका मतलब यह है कि करंट को अगर आप डबल करेंगे ना, तो हीट जो है 4 गुना हो जाएगा। मान लीजिए आई का वैल्यू आप 2 लेते हैं, तो H का वैल्यू क्या हो जाएगा? आई पे स्क्वायर है ना, आई पे क्या है? स्क्वायर है। तो यानी कि सॉरी, तो ये 2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा करंट। ठीक है, यही चीज है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपको यहां पर अगर पूछा जाए कि वोल्टेज का, तो वोल्टेज भी अगर आप डबल करिएगा तो ये इस पे भी देखिए स्क्वायर है, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा, है ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यहां से आपको क्वेश्चन घुमा करके देते हैं। तीनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, H इक्वल टू वी आई टी, एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और H इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर टी। अगर कोई याद नहीं है तो आप केवल ये वाला याद रखिएगा, H इज इक्वल टू वी आई टी, और ये याद रखकर ओम्स लॉ को ये करके एक बार आई का वैल्यू पुट कर दीजिएगा और एक बार वी का, बस अपने आप आ जाएगा दोनों। ठीक है, यही तरीका है। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो कौन सा है? तो एक तो हम लोग जानते हैं कि जो हीटर हमारे घरों में यूज होता है वो है इलेक्ट्रिक केटल है, ओवन है, ये सब जो है, टोस्टर है, आयरन है, ये सब जो है इलेक्ट्रिक का जो है हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड डिवाइसेस है। मतलब जो है वो इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं, वो उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका टंगस्टन। जो टंगस्टन है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप यहां देख सकते हैं कि इसमें इसका इतना हाई जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसके वजह से क्या होता है कि आप इसको बहुत ही ज्यादा, जहां पर हीट होता है उस जगह पे यूज कर सकते हैं। इसीलिए जो बल्ब का फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन यूज किया जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और उसमें बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस होने के कारण बहुत ज्यादा हीट डेवलप होगा। तो हीट डेवलप होने के कारण भी ये जो है पिघलेगा नहीं, गलेगा नहीं, टूटेगा नहीं, इस वजह से ये, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एक और जगह पे यूज करते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, वो है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जो आविष्कार है जूल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे जूल्स हीटिंग भी कहते हैं। तो इसका इस्तेमाल फ्यूज में किया जाता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में होता है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम लोग क्या करते हैं? सीरीज में लगाते हैं, सीरीज विद द डिवाइस। जिस भी डिवाइस को हमें बचाना है कि ज्यादा करंट उसमें ना जाए, तो उसके लिए हमें उसको फ्यूज को उस इक्विपमेंट के साथ सीरीज में लगाना है। ध्यान रखिएगा कैसे लगाना है, सीरीज कनेक्शन करना है, पैरेलल में नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसका अगर बहुत ही ज्यादा इससे करंट अगर फ्लो करने लगा तो ये ज्यादा हीट हो जाएगा और पिघल जाएगा, तो सर्किट क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस वजह से जो
जो भी इलेक्ट्रिकल गैजेट है वो जलने से बच जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो उसके वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है और ये हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आजकल जो हमारे घरों में जो यूज किया जाता है, जो फ्यूज है उसका रेटिंग किया हुआ रहता है कि कितना एम्पेयर का आपको फ्यूज चाहिए, 1 एम्पेयर का, 2 एम्पेयर का, 3 एम्पेयर का, 5 एम्पेयर का, 10 एम्पेयर का। तो ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो घरों में फ्यूजेस यूज किए जाते हैं उसकी रेटिंग क्या होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिकल पावर, लास्ट टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है जरा सा समझिए। देखिए, पावर का मतलब ही होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने का जो दर होता है उसे ही हम पावर कहते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो काम है, ठीक है ना, कितना काम हम लोग करते हैं, W इज इक्वल टू वी क्यू हम लोग काम करते हैं, है ना। काम इज इक्वल टू क्या करते हैं, W इज इक्वल टू वी क्यू, है ना। और आप ये भी जानते हैं कि जो करंट जो ये होता है कि कितना जो है आप काम को करते हैं, पर सेकंड कितना काम करते हैं, है ना, पर सेकंड कितना काम करते हैं, तो उस या पर यूनिट जितना काम करते हैं उसे ही पावर कहते हैं। तो मान लीजिए हम लोग इसको क्या करते हैं, टी से डिवाइड कर देते हैं, W बाई टी, और हम लोग इस साइड में भी टी से डिवाइड कर देते हैं, टाइम से। ठीक है, तो वर्क को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, W बाय टी होता है। आपने फिजिक्स का जो चैप्टर है उसमें, काम वाला जो चैप्टर है वर्क वाला, उसमें पढ़ा होगा कि कार्य करने की दर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो W बाई टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P, पावर। और ये भी आप जानते हैं कि ये V होगा, और ये जो Q बाई टी है, Q बाई टी को आप जानते हैं क्या कहा जाता है, I हो जाता है। तो P का ये हो गया, P इज इक्वल टू VI, जो पावर है, पावर का ये हो गया VI, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, अब इसी में आप ओम्स लॉ यूज करके V का वैल्यू को पुट कर दीजिए, इंडियन रेलवे IR, और यहां पे देखिए जैसे ही आप इसमें P का वैल्यू को आप IR पुट करिएगा, ये जो V है, V के जगह पर आप IR पुट करिए, तो क्या होगा, IR इंटू आई, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू देखिए आई स्क्वायर आर हो गया। इसी तरह से जो दूसरा आपने निकाला था ओम्स लॉ का, वहां से पुट करिएगा तो भी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, सिंपल है एकदम। तो पावर का भी 3 फॉर्मूला हो गया। जैसे एच का कौन कौन सा फॉर्मूला था, जरा सा देख लीजिए। एच का फॉर्मूला था वी आई टी, फिर एच का एक फॉर्मूला आपने देखा वी स्क्वायर बाय आर टी, एक फॉर्मूला आपने देखा एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये 3 फॉर्मूला आपने देखा, 3 फॉर्मूला देखा हीट निकालने का, यानी कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब आप इसी को, ये जो हीट है, दरअसल यही तो वर्क डन है ना, जितना काम बैटरी करती है वही तो हीट जनरेट में जाता है। तो आप सिंपली अगर इसको टी से डिवाइड करेंगे तो सब में से टी हट जाएगा, जितना भी टी यहां पे आपको दिख रहा है यहां से टी हट जाएगा, तो वी आई हो जाएगा, ये देखिए वी आई हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर अगर टी से डिवाइड करेंगे तो टी कट जाएगा ये वाला, तो आई स्क्वायर आर बचेगा, ये देखिए आई स्क्वायर आर है। इसी तरह ये आ जाएगा एच, ये एक और पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, पी का वैल्यू आ जाएगा वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो ये 3 पावर का फॉर्मूला और 3 आपका हीटिंग का फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक यूनिट है, वो है वाट आवर। तो वाट आवर को हम लोग, जो पावर जो होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस रेट से कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है, उसे हम लोग जनरली क्या कहते हैं, किलो वाट आवर में मेजर करते हैं। तो जो किलो वाट आवर होता है उसे हम लोग यूनिट, यानी कि घर में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के नाम से जानते हैं, लेकिन वो किलो वाट आवर होता है। तो आप जानते हैं कि जो पावर है, पावर इज इक्वल टू, आपने क्या देखा, पावर इज इक्वल टू, आपने देखा, सॉरी एक सेकेंड, आपने देखा कि जो वर्क डन है P इज इक्वल टू वी आई होता है ना। पावर इज इक्वल टू क्या देखा आपने, पावर इज इक्वल टू देखा वी आई। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वी आई। तो यहां पर आपको बस ये बात समझना है कि आपको जो है T से डिवाइड करना पड़ता है ना, पावर को, वर्क को ये में बदलने के लिए। ठीक है, तो 1 किलो वाट आवर का मतलब क्या हो गया कि 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट,
और जो आवर है, आवर को सेकंड में करिएगा तो 3600 सेकंड होगा। इसी को जो है 3.6 इंटू इतना वाट सेकंड, ये वाट सेकंड को जनरली जूल में लिखा जाता है, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल को बताता है। तो 1 किलो वाट आवर, जिसे 1 यूनिट भी कहते हैं, 1 यूनिट भी कहा जाता है, इसे बीओटी यूनिट भी कहते हैं, बीओटी यूनिट, है ना। तो ये घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के हिसाब से आता है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, याद रखिएगा कि हम लोगों का जो बिल आता है ना, हम लोग एनर्जी कितना कंज्यूम करते हैं उसके लिए आता है। वी पे फॉर द एनर्जी, नॉट फॉर द एनी अदर थिंग। तो याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन हम लोग कंज्यूम करते हैं, नहीं, हम लोग इलेक्ट्रॉन कंज्यूम नहीं करते हैं। हम लोग जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके आ रहा है उसको कंज्यूम करते हैं घरों में, है ना। इसीलिए वी पे फॉर द एनर्जी, नॉट फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो तो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है, वो तो कभी नहीं घटेगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है। मैंने कोशिश किया आप लोगों को कि जो भी कॉन्सेप्ट हो सके उसे समझाने का। तो आप लोग जरूर से जरूर जो है वीडियो को देखकर अपने आप से चैप्टर को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जब तक आप खुद से चैप्टर को पढ़कर समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अपना खुद से कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। और बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को वो जैसे भी दे, आप उसको आसानी से आंसर कर पाए। धन्यवाद दोस्तों। तो बहुत जल्द मैं हिंदी में पीडीएफ शेयर करके भी पढ़ाऊंगा, तो जरूर से जरूर देखिए। और चैनल को, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी भेजिए, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिले। अगर उन्हें कुछ फायदा होगा तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी, ऐसा लगेगा कि हम लोगों का जो मेहनत है वो सफल हो रहा है। धन्यवाद दोस्तों।